हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। फाइब्रोमाइल्जिया आजकल बहुत कॉमन बीमारी है जो हर किसी में देखने को मिलती है। 20 में से एक या दो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें फाइब्रोमाइल्जिया की दिक्कत होती है। तो आइए जानते हैं फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है। फाइब्रोमाइल्जिया इसका मतलब क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जो मांसपेशियों से रिलेशन में है, मांसपेशियों से रिलेटेड है। फाइब्रोमाइल्जिया इसका मतलब है आपके बॉडी के जितने भी फाइब्रस टिश्यू है, मसल्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज है, उनमें दर्द रहना, लगातार दर्द बना रहना, शरीर के आधे से ज्यादा मांसपेशियों में दर्द रहना, इस बीमारी को हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। इसमें दर्द के साथ-साथ जो मरीज़ होते हैं, उनमें थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सोने में दिक्कत होती है, मूड चेंजेस की दिक्कत आती है, कभी मूड कैसा रहता है, कभी कैसा मूड रहता है, अपने आप ही बदल जाता है। याद करने की जो क्षमता होती है, मेमोरी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर लॉस होती है। अब बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो फाइब्रोमाइल्जिया में जो मरीज़ को दर्द महसूस होता है, वो जो नॉर्मल दर्द महसूस होना चाहिए, उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा दर्द महसूस होता है। क्योंकि इस बीमारी में जो हमारा ब्रेन है, वो जो पेनफुल जो सेंसेशंस होते हैं, जो पेन के जो सेंसरी आउटपुट इनपुट होते हैं, वो इतने ज़्यादा एम्प्लीफाई कर देता है ब्रेन, उसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है, इतना ज़्यादा उसमें एम्प्लीफिकेशन करता है, जिससे जो आपको नॉर्मल दर्द होना चाहिए मांसपेशी में, जैसे हम अपने हाथ में कहीं भी, जैसे हम अपनी कोहनी पे छूते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा दर्द महसूस होता है। वो जब आपको इतना लगेगा कि वो नॉर्मल दर्द है, बट जब हम जैसे ही छुएँगे हाथ से, डॉक्टर आपके छू के देखेगा हाथ को, तो बहुत ज़्यादा आप चिल्लाने लग जाते हो, इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। तो इस बीमारी में, फाइब्रोमाइल्जिया में, जो ब्रेन होता है वो आपके जो पेन के सेंसेशन है उसको इतना ज़्यादा 2 गुना 3 गुना बढ़ा देता है, तो आपको वो नॉर्मल पेन भी, जो नॉर्मल पेन है वो आपको 2 या 3 गुना ज़्यादा बढ़ के महसूस होता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिला है पुरुषों से कंपेयर करें तो। अब फाइब्रोमाइल्जिया में दर्द के साथ-साथ, मेमोरी लॉस के साथ-साथ हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। जो आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया का हम ठीक तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, पर हाँ, इसके जो लक्षण हैं, उसको काफ़ी हद तक हम इतना ठीक कर सकते हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटी कर सकें, आप अपना रूटीन का काम कर सकें, उठना-बैठना, जो आपके दिन भर के काम हैं, वो आप कर सकें। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, एक्सरसाइज़ कराते हैं, आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स देते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन करते हैं आपका, ताकि आपको इस बीमारी से उभरने की जल्दी से जल्दी कोशिश हो। अब फाइब्रोमाइल्जिया किन कारणों की वजह से होता है? फाइब्रोमाइल्जिया देखा गया है कि जेनेटिक्स होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले फाइब्रोमाइल्जिया है या फिर रीसेंट किसी को फाइब्रोमाइल्जिया, तो आपको भी चांस हो सकता है फाइब्रोमाइल्जिया होने का, तो ये जेनेटिकली होता है। अब अगर आपको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, या फिर लकवा की बीमारी हो गई, स्ट्रोक हो गया है, या फिर आपको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है पहले से, या फिर ऐसे कोई अ हो गया, या फिर आप जैसे ऊँचाई से गिर गए हो, या ऐसी कोई बीमारी हो गई है, उससे भी आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। या फिर केमिकल इम्बैलेंसेस हो गए, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में और जो केमिकल्स हैं उनमें, उनका जो नॉर्मल होना चाहिए अमाउंट, उससे ज़्यादा वो बढ़ गया या कम हो गया है, बॉडी में चेंजेस आ गए, तो इस वजह से भी फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर इन्फेक्शन हो गया है कहीं भी बॉडी में, किसी भी जोड़ का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर मांसपेशियों का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो आर्थराइटिस से है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, या बैक की प्रॉब्लम, जैसे स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में इन्फेक्शन है, या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की दिक्कत है, तो इनमें भी
फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें फाइब्रोमाइल्जिया में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया में सबसे ज़्यादा लक्षण देखने को मिलता है कि दर्द बहुत होता है। आप कहीं भी अपने बॉडी के कहीं भी हिस्से में आप छुओगे तो आपको एक बहुत तेज़ वाला दर्द महसूस होगा। वो होता है। पूरी बॉडी में टाइटनेस नज़र आती है, थकावट रहती है। उसके साथ-साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, सोने में दिक्कत होती है। जो याद करने का जो क्षमता है, जो मेमोरी है, या फिर किसी चीज़ को ध्यान से सुनने की जो क्षमता है, या फिर किसी चीज़ को अच्छे से लर्न करने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस नज़र आता है। हेडेक होता है, माइग्रेन होता है पेशेंट को, और कभी-कभी दर्द के साथ-साथ दोनों हाथों में, उँगलियों में, दोनों पैरों की उँगलियों में झनझनाहट, सूनापन महसूस होता है। जो जबड़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसलिए इसको इसमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। और पाचन की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके साथ साथ पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आना, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ देखने में जो विजन है उसमें क्लियरेंस नहीं रहती है। पेट के दर्द के साथ-साथ यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी रहती है, यूरिन और स्टूल को होल्ड करने की जो कैपेसिटी थी वो भी कम हो जाती है, साथ-साथ जलन, दर्द कभी-कभी महसूस होता है, और कभी-कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कभी अ, जो चेस्ट है वो पेन हो जाता है चेस्ट में, उसके साथ-साथ साँस लेने में भी दिक्कत आती है, कभी-कभी स्किन प्रॉब्लम्स भी नज़र आती है। फाइब्रोमाइल्जिया में जो खास लक्षण है वो है फाइब्रोमाइल्जिया फॉग, जिसे हम फाइब्रो फॉग और ब्रेन फॉग भी कहते हैं। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आता है। जो पेशेंट का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। पेशेंट को बहुत खुजी फीलिंग आती है, एक एबनॉर्मल सी फीलिंग आती है कि सब चीज़ें मिक्स हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आता पेशेंट को, कंसंट्रेशन नहीं रहता। इसमें पेशेंट को कॉग्निटिव डिफिकल्टीज होती है। इसमें फाइब्रोफॉग में पेशेंट को लक्षण देखने को मिलते हैं कि मेमोरी जो होती है वो लॉस होती है, तो याद करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती है। उसके साथ-साथ पेशेंट अगर अभी 2 सेकंड पहले ही कुछ जगह पे कुछ सामान रखता है, तो वो भूल जाता है मैंने ये सामान कहाँ रखा, या फिर वो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। या फिर अगर कुछ बताना चाह रहा है तो वो एकदम से भूल जाता है। अगर पहले कुछ चीज़ बात करी हो किसी चीज़ के बारे में तो उससे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रहता, ना ही कुछ याद रहता है। उसके साथ-साथ पेशेंट को अगर कुछ नया चीज़ भी वो सीखता है तो वो भी जल्दी से वो कैच नहीं कर पाता। तो ब्रेन से रिलेटेड या कॉग्निटिव से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड दिक्कत आती है पेशेंट को। अब फाइब्रोमाइल्जिया में जगह-जगह दर्द होता है, तो फाइब्रोमाइल्जिया में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ऐसे टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को छूते ही बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। वैसे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपके कोहनी में, कंधे में, घुटनों में, आपके सर के पीछे, आपके ब्रेस्ट के साइड में। और जो टेंडर पॉइंट्स है वो कभी भी ऐसा पता नहीं लगा है कि ये किस कारण की वजह से हो रहा है। बट कहीं भी बॉडी में कहीं भी छुओगे तो बहुत तेज़ का दर्द महसूस होगा। तो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ ये जो रेड-रेड गोले हैं वो टेंडर पॉइंट्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे तो बॉडी के हर हिस्से में पंजों से लेके सर तक कहीं पे भी छुओ तो दर्द होता है, बट खासकर इन हिस्सों में ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया का कैसे पता कर सकते हैं? वैसे फाइब्रोमाइल्जिया का पता तो हम एग्ज़ैक्ट नहीं पता कर पाए हैं कि कैसे ये कैसे होता है, बट आप फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से डॉक्टर आपके लक्षण चेक करते हैं कि क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर पेशेंट आपके जगह-जगह प्रेशर पॉइंट्स पे, टेंडर पॉइंट्स पे दबा के देखते हैं, तो अगर आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, आप चिल्ला उठते हो, तो तो डॉक्टर उससे भी पता कर सकते हैं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से आपके टेंडरनेस को, आपके मांसपेशियों का जो दर्द है, उनसे चेक करके आपके मूवमेंट्स को चेक करके देख सकते हैं। फिर टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड टेस्ट, रूमेटॉइड फैक्टर, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, सीलियक सीरोलॉजी, विटामिन डी टेस्ट। इन टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं किनमें सबसे ज़्यादा फाइब्रोमाइल्जिया का रिस्क है। तो हमने पहले भी बात करी थी कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये रिस्क है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये होता है। अगर हम पुरुषों से तुलना करें तो, और फैमिली हिस्ट्री अगर आपके फैमिली में, जीन्स में किसी में है पहले से ही फैमिली में, या फिर आपके रिसेंट किसी में है फाइब्रोमाइल्जिया, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। या फिर और फाइब्रोमाइल्जिया सबसे ज़्यादा 19 या 20 की साल की एज की उम्र के लोगों में या उसके बाद देखने को मिलता है। और अगर आपको कोई
आर्थराइटिस की दिक्कत है, या आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, या कोई लूपस या कोई भी ऐसी कोई बीमारी है, तो उसमें भी फाइब्रोमाइल्जिया के रिस्क ज़्यादा है। अब इस फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, उसका ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो दवाइयों से आपका जो लक्षण है, जो दर्द है, थकावट है, वो आप जो भूलने की क्षमता, उन उन लक्षणों को ठीक कर सकते हैं। तो एनाल्जेसिक देते हैं, एस्पिरिन, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन देते हैं, एनासेड्स देते हैं, पेन रिलीवर्स देते हैं, ताकि आपका दर्द और सूजन जो है, जो थकान महसूस हो रही है, आपको सोने में जो दिक्कत आ रही है, वो सब लक्षण आपके ठीक हो सके। अब फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं हम। जब फिजिकल थेरेपी में आपका एम होता है कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो नॉर्मल हो, आपके मूवमेंट प्रॉपर हो, आपकी जो मांसपेशियां वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, वो वापस स्ट्रेंथ में आए, आपका दर्द कम हो, उसके साथ साथ आपकी बॉडी एकदम एक्टिव रहे, आप बिल्कुल एक्टिव रहो, आप चल फिर सको, अपना डेली एक्टिविटी कर सको, तो उतना आपकी इंडिपेंडेंट अपनी अपनी चीजें कर सको, तो उतना फिजिकल थेरेपी में आपको कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज है। एक्सरसाइजेज में पहली है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। इसमें आपकी बॉडी के जितने भी जोड़ है, उनके जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, वो आपको करने हैं। जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंकल जॉइंट का, जैसे पंजों को अंदर बाहर करना, फिर ऊपर नीचे लाना, पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये मूवमेंट करना है। फिर उसके बाद स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। इसमें आप एक पैर मोड़ लेंगे, एक पैर सीधा रखेंगे, सीधे पैर के घुटने के नीचे आप टॉवल को रोल करके रखेंगे, घुटने से टॉवल को दबाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। फिर आपको घुटने को अंदर मोड़ना है, अपनी एड़ी को अंदर लाना है, सीधा करना, अंदर लाना, सीधा करना, ऐसे 10 बार करना है दोनों पैरों का। फिर पैरों को अंदर बाहर लेके आना है। जितना आप कंफर्टेबल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उतने ही मूवमेंट्स करने, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना कोई भी एक्सरसाइज में। उसके साथ साथ कैट एंड कैमल एक्सरसाइज करनी है आपको। आप ऐसे 4 पॉइंट नीलिंग में आ जाएंगे। फिर आप अपने जो कूब होती है, आपका जो थॉरिक्स वाला जो पार्ट है, उसको आपको पेट को अंदर दबा के ऊपर लेके आना है, होल्ड करना है, फिर वापस पेट को रिलैक्स करना है, रिलीज करना है, फिर आपको ऊपर की तरफ देखना है। फिर यही एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है, दिन में 2-3 बार। फिर ब्रिजिंग है, आपको दोनों पैर मोड़ लेना है, ऐसे सीधा लेट के, फिर आपको कमर को ऐसे सीधा उठाना है, रोकना है 5 सेकंड तक इस पॉइंट पे, फिर रिलैक्स, फिर नीचे लाना है, फिर ऐसे 10 बार करना है। फिर नी टू चेस्ट पोज। इसमें आपको घुटनों को, दोनों घुटनों को मोड़ के अपने चेस्ट की तरफ लाना है, जहाँ तक स्ट्रेच आता है वहां तक, अच्छा स्ट्रेच जहाँ तक आता है वहां तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है डोरवे स्ट्रेच। ऐसे आप अपने गेट के यहाँ दोनों हाथ रख के खड़े हो जाएंगे, फिर आपको अपना हाथों को ऐसे सीधा ही रखना है और आगे की तरफ लेके जाना अपनी बॉडी को, होल्ड करना है वहां आगे की तरफ, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको नॉर्मल गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, नेक एक्सरसाइज। गर्दन को नीचे ऊपर ले जाना है 10 बार धीरे धीरे, फिर गर्दन को साइड में ले जाना है दाएं बाएं तरफ, फिर गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर आपको नॉर्मल कंधे का मूवमेंट करना है, कंधे को सीधा ऊपर लेके आना है, बिना कोनी मोड़े, बिल्कुल हाथ सीधा रख के पीछे लेके जाना है, अंदर बाहर लेके जाना है, फिर कंधे को घुमाना है। इस तरह से भी करना है आपको, कंधे को अंदर की तरफ, सीधे हाथ को अपोजिट की तरफ लेके आना है और अंदर बाहर लेके जाना है, आगे पीछे लेके जाना है, फिर कंधे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर आपको अपनी कोनी को मोड़ना है, सीधा करना है, फिर आपको अपने जो कलाई है उसको सीधा ऊपर और फिर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करना है, फिर आपको घुमाना है अपनी कलाई को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपने हाथ को सीधा उल्टा करना है, फिर आपको अपनी उंगलियां चलानी है, मुट्ठी बनानी है, उंगलियां सीधा करनी है। उसके साथ साथ फिर अपनी सारी उंगलियों को दूर लेके आना है, फिर पास लेके आना है, दूर लेके आना है, पास लेके आना है। फिर अपने अंगूठे से हर उंगलियों के टिप्स को छूना है, फिर उसके बाद उंगलियों के एंड के हिस्से को छूना है। उसके साथ साथ आपको उठना बैठना है चेयर पे, खड़े होने और बैठने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप चेयर पे बैठ जाएंगे और बिना सपोर्ट के आप उठेंगे, अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट करके, फिर बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट करके ही बैठना है। ऐसे आपको 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस के बाद आपको चलना है। आपको नॉर्मल स्टार्टिंग में 5 बार चलना है या फिर 5 मिनट चलना है, फिर धीरे धीरे आपको रेपिटेशन बढ़ाना है। एक्सेस वॉक नहीं करनी, ना एक्सेस एक्सरसाइज करनी है।
अब होम केयर की हम बात करते हैं तो आपको अपने काम, जब आप काम पे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना है। आप अपनी चेयर पे, या तो आप घर पे भी हो तब भी आप अपनी एक चेयर बना लो, उस पे तकिया रख लो, या फिर कोई टॉवल का रोल करके रख लो, या लंबर रोल होता है वो रख लो। तो उससे आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, सपोर्ट में रखना है। और जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी चला रहे हैं तो आपको अपना गर्दन स्ट्रेट रखनी है, झुका के नहीं रखनी है। उसके साथ-साथ आप हर 20 मिनट्स, 20 या 25 मिनट बाद आपको नॉर्मल बॉडी के नेक के मूवमेंट्स करने धीरे-धीरे, ताकि आपका मूवमेंट होता रहे, आपकी स्टिफ नहीं हो नेक। इसके साथ-साथ आपको हमेशा अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, और कुछ भी भारी सामान वैसे नहीं उठाना। छोटा-मोटा सामान नीचे से ज़मीन से उठाते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं झुकोगे, आप दोनों घुटने मोड़ के फिर थोड़ा-सा सामान उठाओगे, और अपने वेट को मेंटेन करना है, मोटापा नहीं लाना है। अपना अगर वेट बढ़ रहा है तो आपको डाइट के एक्सरसाइज करके नॉर्मल करना है, एक्टिव रहना है, और जो स्ट्रेस है उसको कम करना है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, नाक से सांस अंदर लेके मुँह से छोड़नी है। ऐसे नॉर्मल टेंशन और नहीं लेना है, टेंशन के साथ-साथ आपको नहीं लेना, उसके साथ एक्सरसाइज करनी है आपको। नॉर्मल जो आपको एक्सरसाइज बताई है हर जोड़ की, जो भी एक्सरसाइज सिखाई है आपको, वो सारी आपको रेगुलर करनी है। दिन में 2 या 3 बार हर एक्सरसाइज 10 बार करनी है, और हर एक बार में आपको 5 सेकंड तक हर एक्सरसाइज रोकनी है। उसके साथ-साथ गरम का सेक करना है आपको, जहाँ-जहाँ भी दर्द है, अगर जैसे बड़े हिस्से में कमर में या आपके घुटनों में दर्द है तो गर्म पानी का आप सेक कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक गरम का आता है वो आप उससे सेक कर सकते हैं। अपनी बॉडी को हमेशा गरम में रखना है, मतलब ठंडा इसमें महसूस होता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा, तो आपको गरम का सेक कर लेना है। अच्छी नींद अच्छी लेनी है और डाइट अच्छी लेनी है। हमेशा दिन भर एक्टिव रहना, उसके साथ-साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है आपको, दिन भर में आपको वॉकिंग, अगर आप शुरुआत में 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट बढ़ाओ, 15 मिनट करो, फिर या 20 मिनट तक करो। जैसे आपको जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना आपकी एक्टिवनेस है, आप जितना कर पाते हो उतना ही आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्स्ट्रा स्ट्रेच या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है, और हमेशा एक्टिव रहना है। थैंक यू।